देखो एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, ठीक है। तो एनटीपीसी के एग्जाम में 28 दिसंबर से लेके और 7 जनवरी तक या 8 जनवरी तक जितने भी क्वेश्चन आए ना वो सारे यहाँ पे सोल्व करवाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो और थोड़े थोड़े ठीक क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा मैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल उसके अंदर आसान बहुत ही आसान क्वेश्चन भी आए हैं। जैसे ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं कि ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 30 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, नहीं तो ऐसे तो बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे, तो ये क्वेश्चन नहीं करवाएंगे हम, ठीक है। आसान बिल्कुल आसान क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है। वैसे तो ज़्यादातर क्वेश्चन आसान आए थे, लेकिन थोड़ा सा ठीक लेवल उठा के चलेंगे। जैसे देखो पेपर में क्वेश्चन आया हाइट एंड डिस्टेंस से। क्वेश्चन ये था कि एक पोल है, और उसकी शैडो बन रही है, ठीक है। उस पोल की जो लंबाई, जो लेंथ है, वो 20√3 मीटर है। कितनी लेंथ है? 20√3 मीटर। और उसकी जो शैडो बन रही है ना, उसकी जो शैडो बन रही है, ये जो उसकी शैडो बन रही है वो 20 मीटर की है। जो शैडो जो बन रही है वो 20 मीटर की है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि शैडो का जो लास्ट पॉइंट है वो इस पोल के हाईएस्ट पॉइंट से कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन ये होता है, ठीक है ना, उन्नयन कोण जिसे बोलते हैं। तो ये वाला एंगल जो है, ये एंगल कितना बनेगा, तो हमें कैसे देखना है कि तुम्हें एक बात पता होगी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर होता है? tan थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर होता है? tan थीटा। तो यहां पे क्या है कि परपेंडिकुलर है 20√3 और बेस क्या है 20। ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आएगा? √3, ठीक है। तो tan थीटा कौन से एंगल पे टेंजेंट का जो फंक्शन है, कौन से एंगल पे टेंजेंट का फंक्शन वैल्यू √3 देगा? कौन सी वैल्यू देगा? √3। तो √3 कब देगा? जब थीटा 60 डिग्री, जब थीटा कितना डिग्री हो? 60 डिग्री हो, ठीक है ना। तो ये 60 डिग्री पे देगा। इसका मतलब यहाँ पे अपना आंसर क्या रहा था कि ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। एक बार इसे उतारो फटाफट इसके ऊपर। अब और क्या क्वेश्चन बन सकता है वो मैं बताऊंगा। हो गया? उतार लिया? देखो अब इसके अंदर हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है, कौन से एंगल मेन है? या तो ये आपको मिलेगा 30 डिग्री, ठीक है, या ये एंगल मिलेगा आपको 45 डिग्री। मेन जो क्वेश्चन होते हैं, जो आसान जो इसमें पूछे जा सकते हैं आगे भी, एक इसके अंदर एंगल बनेगा 60 डिग्री, ठीक है। अब हमें पता है कि tan 30 डिग्री कितना होता है? tan 30 डिग्री 1/√3, ये tan 30 डिग्री होता है। और वैसे tan थीटा बराबर किसके होता है? tan थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब अगर मैं परपेंडिकुलर 1 मानूं तो बेस कितना हो जाएगा? 3। तो इसी तरह से हमें बेस √3 मिलेगा, और ये कितना मिलेगा? 1। तो ये वैल्यू कितनी होगी? 2। तुम्हें पता है पाइथागोरस के हिसाब से इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होता है। अरे हाँ ना, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आधार का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर किसके होता है? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के, यानी कर्ण के स्क्वायर के,
ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री के लिए। तो ये तुम्हें याद रखना है कि अगर यहाँ पे एंगल 30 डिग्री है ना, तो इनका रेशियो क्या होगा, √3 1 और 2। अगर ये 45 डिग्री हो तो तुम बताओ भाई tan 45 डिग्री कितना होता है, tan 45 डिग्री 1, इसके नीचे क्या होगा 1, यानी बेस भी एक और परपेंडिकुलर भी एक, तो ये भी एक, ये भी एक, तो ये कितना होगा √2। अरे हाँ ना, तो तुम समझ जाओ अगर ये 45 डिग्री है तो ये एक, तो ये कितना होगा √2। हर शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन आए इनसे। और 60 डिग्री, tan 60 डिग्री क्या होता है, tan 60 डिग्री क्या होता है √3, तो √3 डिवाइड बाई क्या 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस कितना है 1 और अब की बार परपेंडिकुलर कितना है √3, तो ये पैरामीटर फिर से कितना होगा 2, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे कितना होगा 2। तो अगर 60 डिग्री है तो तुम समझ जाओ कि बेस क्या होगा 1, ये क्या होगा √3 और ये कितना होगा 2। अरे हाँ ना, यहाँ तक कोई समस्या किसी प्रकार की। अब एक क्वेश्चन ये पूछा, ये क्वेश्चन ये पूछा था एक, क्वेश्चन ये पूछा था कि किसी मीनार से 100 मीटर दूर, किसी मीनार से 100 मीटर दूर किसी बिंदु से उस मीनार के उच्चतम बिंदु का उन्नयन कोण, उस मीनार के उच्चतम बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उस मीनार के उच्चतम बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उस बिंदु से और मीनार के उच्चतम बिंदु को अगर किसी धागे से मिलाया जाए तो उस धागे की लंबाई क्या होगी। अगर उस धागे से मिलाया जाए तो उस धागे की लंबाई क्या होगी, तो कितनी लंबाई होगी बताओ फटाफट। अरे वहां देखो 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के लिए ये एंगल ये कितना बनेगा पैरामीटर 1, ये कितना बनेगा √3 और ये कितना बनेगा 2 की लेंथ चाहिए। 1 की लेंथ हमारे पास है, 1 की लेंथ है कितनी 100, तो 2 की 200। अरे बोलो हाँ ना। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब इस टाइप पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो तुम कर लोगे, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अगर देखो अब क्या हुआ, जैसे 28 दिसंबर को जो मैथ आया बिल्कुल आसान आया, 30 दिसंबर को जो मैथ आया वो उसको थोड़ा हटा। अब जो 6 या 7 जनवरी को जो मैथ आ रहा है उसमें थोड़ा लेवल और बढ़ाया गया। तो अगर हाइट एंड डिस्टेंस में भी थोड़ा बहुत अगर लेवल बढ़ाएगा, हाइट एंड डिस्टेंस में भी थोड़ा सा लेवल बढ़ाएगा, तो कैसे बढ़ाएगा कि एक ही शेप में 2 एंगल देके, एक ही शेप में कितने एंगल देके 2, और उसके लिए हमें पैरामीटर लिखना होगा। तो मान लो कभी ऐसी सिचुएशन बने कि ये एक मीनार है, इसके एक ही तरफ 2 बिंदु A और B हैं, ठीक है। ये वाला एंगल 30 डिग्री, ये वाला एंगल 60 डिग्री, पास वाला हमेशा ही ज्यादा होगा, ठीक है। तब इसके लिए पैरामीटर देखो, मान लो कभी ऐसी सिचुएशन आए तो तुम कैसे देखोगे कि जैसे मान लो 30 डिग्री, इसके लिए बेस ये पूरा ये और ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो तुम कैसे मानोगे कि 30 डिग्री के लिए ये पूरा कितना होना चाहिए √3, कितना होना चाहिए √3, और ये कितना होना चाहिए 1, ये कितना होना चाहिए 1। लेकिन जब तुम 60 डिग्री की बात करोगे तो 60 डिग्री के लिए सिर्फ ये वाले ट्रायंगल, ठीक है, ये वाले ट्रायंगल है 60 डिग्री के लिए। इसके अंदर क्या होगा कि 60 डिग्री के अकॉर्डिंग ये तो होना चाहिए 1 और ये कितना होना चाहिए √3, लेकिन ये तो हमने ऑलरेडी 1 मान रखा है और हमें मानना कितना चाहिए था ये 60 डिग्री के हिसाब से √3। अगर ये √3 मानना चाहिए था, अगर 1 की वैल्यू √3 है तो यहाँ जो तुमने √3 माना है वो √3 गुणा √3 हो जाएगा और तुम्हें कितना मानना पड़ेगा वो 3। अब देखो ये √3, ये 3, ये कितना 1, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी 2। तो इस तरह से तुम्हें पैरामीटर याद रखना है। समझ में आया नहीं आया, एक बार फिर से देखो। मान लो हरियाणा के लिए भी इंपॉर्टेंट है भाई, हर बार क्वेश्चन होता है। जैसे मान लो ये एंगल है, ये हमने 45 डिग्री मान लिया और ये कितना बन गया फिर बाद में 30, सॉरी ये 30 और ये 45 डिग्री।
ठीक है, अब तुम बताओ 30 डिग्री के लिए पैरामीटर क्या होना चाहिए कि ये बेस √3 और परपेंडिकुलर है 1। अरे हाँ ना, लेकिन 45 डिग्री के लिए ये एक तो ये भी एक, यानी बिल्कुल सही है ये। अब इसमें कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। और इस पूरे को कितना मान लिया हमने √3, और ये कितना है 1, तो इससे बचा हुआ हिस्सा कितना होगा √3 माइनस 1। बात समझ में आई कि नहीं आई है? एक बार फिर से देख लो। जैसे मान लो ये, ठीक है, ये वाला एंगल है 45 डिग्री और ये वाला एंगल है मान लो 60 डिग्री। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि भाई 45 डिग्री के लिए tan 45 डिग्री 1/1 होता है। अरे हाँ ना, बेस भी 1, परपेंडिकुलर भी 1। तो ये अगर 1 हो जाए, ये 1 हो जाए, तो ये भी कितना होगा 1 होगा। बट अकॉर्डिंग टू 60 डिग्री, 60 डिग्री के लिए हम क्या करते हैं कि अगर मैं इसे 1 मानता हूं तो ये मुझे कितना मानना पड़ता है √3। अगर मैं इसको √3 मानूंगा तो ये भी 1 था और ये भी 1 था, तो ये भी कितना हो जाएगा √3। लेकिन ये यहां से यहां तक कंप्लीट √3 होगा। ठीक है, हमें यहां से यहां तक का पता है कि 1 है और पूरा √3 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी √3 माइनस 1 होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी √3 माइनस 1 होगी। फटाफट उतारो एक बार, फिर इसके ऊपर एक क्वेश्चन बोलूंगा। हो गया? जैसे क्वेश्चन लिखो तो बोलो, एक कार किसी मीनार से, एक कार किसी मीनार से कुछ दूरी पर खड़ी है। एक कार किसी मीनार से कुछ दूरी पर खड़ी है। मीनार की तरफ 100 मीटर चलने पर, मीनार की तरफ 100 मीटर चलने पर इंग्लैंड कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। इंग्लैंड कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री पर हो जाता है। 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बताओ। देखना भी एक बार, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही बता दो। देखो कैसे फिगर बनाना है, पैरामीटर का क्या यूज करना है तुम खुद बना सकते हो। ये पैरामीटर लेके है, जैसे मान लो तो बिल्डिंग, ठीक है, और कोई कार खड़ी है यहां पे इस बिंदु पे, ठीक है। जब मैं 100 मीटर, जब 100 मीटर इसकी तरफ आएगी ना, मान लो ये वाला डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस 100 मीटर मान लिया, ठीक है, कि 100 मीटर आते ना, तो जो एंगल कितना था 30 डिग्री, जो एंगल 30 डिग्री था वो एंगल कितना हो जाता है 60 डिग्री। तो जो एंगल
30 डिग्री था, जो एंगल 30 डिग्री था वो एंगल कितना हो जाता है 60 डिग्री। जो एंगल 30 डिग्री था वो एंगल कितना हो जाता है 60 डिग्री। बताओ ये बिल्डिंग है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर मान लो, ये 30 डिग्री हो गया 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के लिए पैरामीटर बताओ एक बार, 100 मीटर को भूल जाओ। तो 60 डिग्री के लिए क्या पैरामीटर होने चाहिए 60 डिग्री के लिए, या फिर 30 डिग्री के लिए। देखो ये पूरे ट्रायंगल मान लो, एक पूरे ट्रायंगल ABC मान लो, पूरे ट्रायंगल ABC मान लो, इसके अंदर ये 30 डिग्री है, तो इसका बेस कितना होना चाहिए पूरा का पूरा √3। बेस कितना होना चाहिए √3, और परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए 1। लेकिन इक्वल टू 60 डिग्री अगर मैं ट्रायंगल ABD की बात करूं, तो अगर यहाँ पे 60 डिग्री है तो उसके लिए पैरामीटर ये होना चाहिए कि ये 1 और ये √3 होना चाहिए, ये 1 और ये √3 होना चाहिए। लेकिन ये तुमने कितना माना है 1 माना है, तो अगर तुम इसको √3 बनाओगे तो √3 से गुणा करोगे ना, अरे हाँ ना, √3 से ये गुणा करोगे तो इसका बेस √3 था, तो √3 से इसको भी गुणा करना पड़ेगा √3, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 3। ये टोटल 3 है, ये 1 है, तो ये कितना बचा 2। ठीक है, अब देखो वो यहां से यहां तक चला है, तो वो दूरी अपने अकॉर्डिंग कितनी आई है 2, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी है 100 मीटर। तो हम यहां से कहेंगे कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 50 मीटर। अगर एक यूनिट की वैल्यू 50 मीटर है, 2 की वैल्यू 100 मीटर, एक यूनिट की वैल्यू क्या है 50 मीटर। अगर एक की वैल्यू 50 मीटर है तो √3 की वैल्यू है 50 √3। बोलो हाँ या ना। तो मीनार की वैल्यू कितनी होगी 50 √3 होगी। उतारो जल्दी उतारो। अब देखो बहुत से क्वेश्चन करवाने हैं, तो जो क्वेश्चन है उससे 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवाऊंगा, ठीक है। हो गया। पूछ लियो कोई डाउट हो तो। हो गया, कर दू रे जी से। क्वेश्चन ये आया कि प्रिंसिपल दे दिया 4500 रुपए, ठीक है, मूलधन दे दिया 4500 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया 15%, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया 15%। क्वेश्चन हमसे पूछा कि 26 मार्च 2018 से 26 मार्च 2018 से 7 जून 2018 तक, 7 जून 2018 तक साधारण ब्याज क्या होगा। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज कितना होगा 4500 रुपए पर 15% ब्याज की दर से 26 मार्च 2018 से लेके 7 जून 2018 तक, 7 जून 2018 तक साधारण ब्याज क्या होगा बताओ। देखो भाई इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तुम्हें दिन गिनने, क्या गिनने हैं दिन, कितने दिन होंगे बताओ एक बार, कितने दिन होंगे। अप्रैल के महीने में कितने दिन होते हैं 30 या 31, और मई में, ठीक है, और ये पिछले दिन कितने दिन है मार्च के महीने में कितने होते हैं, ठीक है, ठीक है, या टोटल मिलके कितने दिन बनेंगे 73 दिन बनेंगे। बहुत बढ़िया भाई, टोटल मिलके कितने दिन बनेंगे 73। अगर 73 दिन बनेंगे तो सुनो देखो कैसे निकालते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं कि प्रिंसिपल मूलधन
गुणा दर गुणा समय और भाग में 100। लेकिन याद रहे ये जो दिन है ना, इसके अंदर ये दिन में दे दिया, लेकिन ये क्या है, साल में होता है। किस में होता है? वर्ष में होता है। इसको वर्ष में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? 365 से डिवाइड करेंगे। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 विदाउट लीप ईयर। अगर लीप ईयर होगा तो कितने दिन होते हैं? 365। 2018 का जो साल है वो लीप ईयर नहीं था। अरे हाँ ना, तो यहाँ से अगर मैं भाग करूँ 73, ये कितना गया? 5, ये 2 0 से 2 0 खत्म, ये कितना हो जाएगा? 9, और ये रुपए कितने बन गए? 108। ओह सॉरी, 15 में 135। बताओ कोई समस्या हो तो। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो पूछो। बताओ, कोई डाउट हो तो। डाउट का तो कुछ है ही नहीं, दिन गिनने थे बस। लिखो, जैसे क्वेश्चन आया, बहुत ही आसान था एक क्वेश्चन, कि दो संख्याओं का HCF, दो संख्याओं का HCF, कोई दो नंबर है और उनका HCF दे दिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो दे दिया 48, ठीक है। और दो संख्याएं हैं 48 और 144, बहुत ही आसान था। दो संख्याएं हैं 48 और 144, ठीक है। उसमें तुमसे पूछ लिया एलसीएम बताओ, ठीक है। सबको पता है कि HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, पता है ना ये। तो पहला नंबर 48, दूसरा 144, इसमें से HCF क्या था? 48, और ये नंबर पूछा, एलसीएम पूछा था। तो 48 से 48 कैंसिल, तो एलसीएम कितना आ गया? 140। अरे है ना, जैसे ये क्वेश्चन पूछा है, मैंने करवाया भी था क्लास में, कि 40 आदमी किसी कार्य को, 40 आदमी 50 दिन में 100 मीटर सड़क, 40 आदमी 50 दिन में 100 मीटर सड़क बना सकते हैं। 40 आदमी 50 दिन में 100 मीटर सड़क बना सकते हैं। 40 दिन में ही 100 मीटर सड़क बनाने के लिए 40 दिन में ही 100 मीटर सड़क बनाने के लिए कितने व्यक्ति और लगाने होंगे? कितने व्यक्ति और लगाने होंगे? समझना भैया, एक बार बोर्ड पे ध्यान दो। देखो, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आए कि देखो कैसे होता है कि M1 आदमी D1 दिन में H1 आवर्स काम करके W1 कार्य खत्म करते हैं। कार्य जो भी होगा किस में होगा? डिवाइड में। तो कितने आदमी D2 दिन में H2 आवर्स कार्य करके W2 कार्य खत्म करेंगे, ठीक है। इसको रख देते हैं बराबर, क्योंकि एफिशिएंसी यहाँ पे क्या रहेगी? बराबर रहेगी, मैंने बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे कितने आदमी हैं? 40 आदमी। अरे कितने आदमी हैं? 40। और दिन कितने हैं? 50। 50 दिन में कितना काम कर देते हैं? 100 मीटर। कितना काम कर देते हैं? 100 मीटर, ठीक है ना। अब यहाँ पे थे नहीं तो लिखेंगे नहीं, लेकिन करना था। इज इक्वल टू कितने आदमी और लगाए जाएं? तो पहले आदमी कितने थे? 40। कितने और लगा जाए? और को मान लेता हूं x, ठीक है। कितने दिन में खत्म हो जाए? 40। कितने दिन में खत्म हो जाए? 40। और कार्य कितना है? 100 मीटर का ही कार्य। कितना है? 100 मीटर का ही। अगर 100 मीटर का ही कार्य है तो 100 से 100 यहाँ पे कैंसिल, 40 से 40 कैंसिल, x + 40 इज इक्वल टू 50 एंड x इज इक्वल टू 10। बोलो हाया ना। तो कितने और आदमी लगाए जाने चाहिए? 10। कितने और आदमी लगाए जाने चाहिए? 10 आदमी, ठीक है। समझ में आया कि? अरे समस्या किसी प्रकार की है ना? कोई समस्या? वैसे क्वेश्चन ये था कि मैं तुम्हें बताऊं
ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से, ये मिसलेनियस शिफ्ट के उठा रखे हैं मैंने क्वेश्चन, और हैं सारे एनटीपीसी के, ठीक है। जैसे देखो क्वेश्चन ये था कि tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 60 डिग्री एंड tan 30 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी? फटाफट बता दो। क्या? बहुत बढ़िया। देखो एक बार मेरी बात सुनो भाई, एक फॉर्मूला होता है वैसे तो कि टेंजेंट ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है कि टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी डिवाइड बाई 1 प्लस टेंजेंट ए 1 प्लस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी, ठीक है। एक टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला भी होता है कि ये टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी डिवाइड बाई 1 माइनस टेंजेंट ऑफ ए इंटू टेंजेंट ऑफ बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अगर ध्यान से देखोगे टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट ए बी डिवाइड बाई 1 प्लस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट ए बी, इसका मतलब ये फॉर्मूला है tan 60 डिग्री माइनस है 30 डिग्री। अरे हाँ ना, a माइनस बी की फॉर्म में लिखोगे, और tan 60 माइनस 30 कितना होता है? tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 1/√3। तो ये अपना क्या हो जाता? आंसर। या फिर दूसरा तरीका क्या है, या फिर तुम्हें ये वैल्यू याद होनी चाहिए कि tan 60 की वैल्यू क्या होगी, tan 30 की वैल्यू क्या होगी, वो यहां पे पुट कर देंगे तो भी वैल्यू कितनी आएगी? 1/√3। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो पहले तो तुम्हें ये वैल्यू याद होनी चाहिए। देखो एक बार, क्योंकि इसमें बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं वैल्यू पे, और हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं टेबल बनाऊंगा, साथ साथ लिखते रहो। जैसे मान लो ये बनाऊंगा थीटा, थीटा क्या हो सकता है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और ठीक है ना थीटा, ये थीटा था। तो ये सबसे पहले लिखें साइन थीटा के लिए। अगर साइन 0 डिग्री तो क्या होगा? 0। 30 डिग्री के लिए साइन 30 1/2, ये 1/√2, ये √3/2, साइन 90 क्या होता है? 1, ठीक है। cos थीटा, लास्ट वाली वैल्यू पहले, पहले वाली वैल्यू लास्ट। तो ये कितना होगा? cos 0 1, ये √3/2, ये 1/√2, और ये 1/2, और ये कितना? 0। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब एक बात बताओ, साइन अपॉन कॉस क्या होता है? साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan थीटा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan थीटा। 0/1 कितना होगा? 0। 0/1 क्या होगा? 0। 1/2 √3/2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/√3, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा तो √3, और ये होगा तो इन्फिनिटी। अरे हाँ ना, कोई समस्या? अब बताओ कोसिकेंट थीटा क्या होगा? साथ के साथ बनाते रहिए, बनाते इरेज कर दूंगा मैं। कोसिकेंट थीटा क्या होगा? कोसिकेंट थीटा होगा साइन थीटा का उल्टा, इनवर्स। तो 0 का अगर मैं उल्टा करूं तो 1/0 आएगा, जो कि बनेगा इन्फिनिटी। 1/2 का 2, ये कितना आएगा? √3, ये कितना आएगा? 2/√3, ये कितना आएगा? 1, ठीक है ना। कौन सा? कोसिकेंट 45। ओह √3 लिख दिया क्या? ओके, शाबाश बेटा, मैं यही चेक कर रहा था तुम्हारा ध्यान है या नहीं। अच्छा ये बताओ सेकेंड थीटा क्या होगा? सेकेंड थीटा यानी कोस की इनवर्स वैल्यू। तो कोस का 1 का इनवर्स क्या होगा? 1 ही होगा भाई, ठीक है। लेकिन √3/2 है, तो ये कितना होगा? 2/√3, ये कितना होगा? √2, ठीक है। ये कितना होगा? 2, और ये कितना होगा? इन्फिनिटी।
अरे हाँ ना, कोट थीटा क्या होगा? कोट थीटा 10 का उल्टा, ठीक है। तो 0 का उल्टा इन्फिनिटी, 1/√3 √3, ठीक है। ये क्या होगा 1, ये क्या होगा 1/√3, और ये क्या होगा, फटाफट उतारो इस टेबल को, याद होनी चाहिए वैल्यू। देखो मैं बताऊं, साइन और कॉस की इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लो, बाकी तुम दिमाग में सोच के बता पाओगे, ठीक है। हो गया, लिखो अभी क्वेश्चन। कर दूं रेज? देखो अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे इसने बताया कि x + 1/x 5 के बराबर है, ठीक है। और पूछा यह था कि x की पावर 4 + 1/x² अपॉन x² - 3x + 1, ये पूछा था। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, सोचो और बताओ, बताओ फटाफट। उससे पहले 1-2 चीज बताऊंगा, देखो एक बार फटाफट बोर्ड पे ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो। और इस टाइप पे लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, तो देखो एक बार, अगर x + 1/x = a है, तो तुम्हें पता है अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो a² + b² + 2a भी होगा। और ये अगर 2 x × 1/x ऐसे होगा = क्या है, a²। अरे हाँ ना, तो ये एक x था, एक x इनवर्स था, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो अगर x² + 1/x² की अगर मैं बात करूं तो ये किसके बराबर आएगा, a² - a2। यानी जब भी आपके पास x + 1/x की वैल्यू हो और x² + 1/x² की वैल्यू निकालनी हो, तो जो भी बराबर में है उसका स्क्वायर करके उसमें से क्या माइनस कर देंगे, 2। जो भी बराबर में है उसका स्क्वायर करके उसमें से क्या माइनस कर देंगे, 2। अगर मान लो बात हो x - 1/x बराबर a की, x - 1/x बराबर है a, तो अगर यहां पे करेंगे x² + 1/x² की वैल्यू चाहिए, तो ये अब की बार माइनस का 2 होगा, उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, तो स्क्वायर करके 2 प्लस करेंगे, स्क्वायर करके 2 प्लस करेंगे, ठीक है ना, वरना स्क्वायर करके 2 माइनस करेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? या फिर x + 1/x मान लो a, x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 अगर चाहिए, तो क्या करोगे, जैसे ही तुम फॉर्मूला लगाओगे तो पाओगे कि क्यूब करके इसी का 3 गुना इसमें से माइनस, ठीक है। अगर तुम्हारे पास में x - 1/x दे रखा है बराबर a, और तुम्हें x की पावर 3 - 1/x की पावर 3 चाहिए, ठीक है, x की पावर 3 - 1/x की पावर 3 चाहिए, तो इसकी पावर 3 करके इसी का 3 गुना इसके अंदर ऐड कर देंगे। माइनस वाले में ऐड करना है और प्लस वाले में माइनस करना है। अरे हाँ ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी प्रकार की कोई समस्या? अब इसे देखो, अब इसे देखो, सोचना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए तो आप ये देखो कि ऊपर और नीचे एक ऐसी x की पावर कॉमन ले लो, ऊपर और नीचे एक x की ऐसी पावर कॉमन ले लो जिससे ये सारी सिचुएशन सही हो जाए। जैसे मैं पहले बताता हूँ, फिर बताऊंगा कैसे कॉमन लेनी होती है। अगर मैं यहाँ से x कॉमन ले लूँ तो यहाँ कितना बचेगा, x की पावर 3, ठीक है। अगर यहाँ पे कॉमन लेने का मतलब यहाँ पे क्या है कि x से मैंने भाग कर दिया,
अगर इसको मैंने x से भाग कर दिया तो पावर इसकी कम होगी, लेकिन अगर x को मैंने इसे भाग कर दिया तो यहाँ पे x इंटू एक्स स्क्वायर नहीं हो गया, x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया x की पावर 3। x मैंने बाहर ले लिया। अब x अगर ऊपर तुमने बाहर लिया है सेम सिचुएशन बनाने के लिए, तो x नीचे भी बाहर लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास x की एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे नहीं होगी। तो यहाँ पे तुमने x बाहर ले लिया, तो यहाँ बचा x माइनस में यहाँ कितना बचा 3, और ये 1 + 1/x। ठीक है, अब हो गया कैंसिल। अरे बोलो हाँ या ना। अब तो तुम बता दोगे कि अगर x + 1/x 5 था, तो यहाँ पे x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 की आवश्यकता है। कैसे मिलेगा? 5 का क्यूब करके इसमें से इसी का 3 गुणा माइनस, तो 5 का क्यूब क्या है 125, तो 125 में से इसी का 3 गुणा 15, इसमें से माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा 110। तो यहाँ वैल्यू होगी 110 भाग में, यहाँ वैल्यू कितनी होगी 110, और भाग में क्या होगा x + 1/x है ना, ये x + 1/x और माइनस क्या है 3। x + 1/x कितना था 5, और 5 में से 3 गया तो कितना आया 2, और इसको सोल्व करूंगा तो आंसर क्या आएगा 55। अरे बोलो हाँ ना। पूरा नोट करो फटाफट इसको जल्दी।